डियर स्टूडेंट, हम सॉइल की अपरूपण सामर्थ्य या शियर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अपरूपण सामर्थ्य क्या होती है, अपरूपण सामर्थ्य सॉइल में आती कैसे है, अपरूपण सामर्थ्य का क्या महत्व है और अपरूपण सामर्थ्य को कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में भी विस्तार से पढ़ लिया है। हमें ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में इस लेक्चर में देखना है। हमने सॉइल के सीफाई डायग्राम देख लिए थे। अगर एक नॉर्मल सॉइल होगी तो उसका सीफाई डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा नॉर्मल सॉइल के लिए। एक कोहेशनलेस सॉइल के लिए इस तरह से होगा और एक कोहेसिव सॉइल के लिए ये हम पहले बहुत अच्छे से देख चुके हैं। परीक्षण की विधियों में हमने प्रयोगशाला परीक्षण विधि में बॉक्स शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट और अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के नाम देख लिए थे। क्षेत्र विधि या फील्ड मेथड में हमने वैन शियर टेस्ट देख लिया। अब हमें इन्हें विस्तार से पढ़ना है। बहुत ही शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे ड्रेनेज कंडीशन, जो टेस्ट की ड्रेनेज कंडीशन होती हैं वो 3 होती हैं: अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट और कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। इन्हें यूयू टेस्ट, सीयू टेस्ट और सीडी टेस्ट कहते हैं। पहले वाले अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में ना तो हम सॉइल का कंसोलिडेशन होने देते हैं, ना टेस्ट के दौरान ड्रेनेज परमिट करते हैं। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में हम कंसोलिडेशन होने देते हैं, लेकिन टेस्ट के दौरान ड्रेनेज परमिट नहीं करते हैं। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में हम कंसोलिडेशन होने देते हैं, पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट होने देते हैं और टेस्ट के दौरान भी हम पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होने देते हैं, ड्रेनेज की कंडीशन को मेंटेन करते हैं। अब हमें ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में पढ़ना है। ट्राइएक्सियल टेस्ट के पहले हमने डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ हानियां देखी थी कि इसमें जो प्रतिबल हैं, जो स्ट्रेस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है, किनारों पर प्रतिबल का मान अधिक होता है, फेलियर सरफेस पहले से निर्धारित होती है, प्रीडिटरमाइंड होती है। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ता है हमारे स्पेसिमेन का एरिया कम होता जाता है, वाटर ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है और बॉक्स की दीवारों के कारण हमारे रिजल्ट प्रभावित होते हैं। ये चीजें हमने पढ़ ली थी, ये इसकी हानियां थी। इन सारे हानियों को दूर करने के लिए ट्राइएक्सियल टेस्ट लिया है। ट्राइएक्सियल टेस्ट में ये सारी की सारी कमियों को दूर किया गया है। ये टेस्ट काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील टेस्ट माना गया है और बहुत ही शुद्ध रिजल्ट हमें देता है। हम तीनों अक्षों के, तीनों प्रिंसिपल प्लेन पे इसमें स्ट्रेस लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं और उसके कारण हमें काफी फ्रीडम मिल जाती है। इसमें पोर वाटर प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, ड्रेनेज कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ये टेस्ट ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट है। ये टेस्ट का apparatus है। इस टेस्ट के apparatus में जो हमारा मेन पार्ट है वो हमारा ये सेल है। परफेक्ट सेल होता है, कांच जैसे मटेरियल का बना हुआ एक सेल होता है और सॉइल सैंपल जिसकी लंबाई लगभग 12.5 सेंटीमीटर होती है उसको इसमें रखा जाता है। इस सेल में पानी का प्रेशर रखा जाता है। पानी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और पानी का प्रेशर लगाने के लिए हम ये सिलेंडर यूज करते हैं, ये पंप यूज करते हैं। पंप की हेल्प से पानी पे प्रेशर डाला जाता है, वो प्रेशर यहाँ पे सेल पे वर्क करता है। प्रेशर मेजरमेंट के लिए ये मेजरिंग डिवाइस है, प्रेशर बढ़ाने के लिए ये हमारा पंप होता है। ये हमारा इस सेल से जुड़ा होता है। इस सेल से एक कनेक्शन और होता है जो पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए बिशप एपरेटस से जुड़ा होता है। ये हमारी प्रूविंग रिंग होती है जो स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए यूज होती है। ये स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए स्ट्रेन गेज लगा होता है। ये एक मोटर
विथ गियर असेंबली है जो हमारी इस सेल को, इस टेबल को ऊपर उठाने की स्पीड को कंट्रोल करती है। तो ये हमारा मोटे तौर पे एपरेटस होता है। अगर इस एपरेटस को हम बहुत ध्यान से उस सेल को देखें तो सेल में ये लोडिंग रॉड है, सेल में ये लोडिंग रॉड है, ये लोडिंग सेल है। इसके माध्यम से हम सॉइल सैंपल पे प्रेशर को ले जाते हैं। पोर वाटर प्रेशर मेजर के लिए हमारे इसमें ट्रांसड्यूसर या इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस लगे हुए हैं। यहाँ पे एयर ड्रेन अनड्रेन के लिए एपरेटस है। ये हमारा इनर पार्ट है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, एक लेटेक्स की मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। एक पेडिस्टल पे हम अपना सैंपल को रखते हैं, पेडिस्टल पे हम अपने सैंपल को रखते हैं। पानी के माध्यम से हम इसमें लोड लगाते हैं, जो चारों तरफ लगेगा ये सिग्मा 3 हो जाता है, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 हो जाता है। रबर मेम्ब्रेन को सील करने के लिए हमारा सैंपल पानी के कांटेक्ट में ना आए, यहाँ पे 2 रिंग लगे हुए होते हैं और ये सेल प्रैक्टिकली कुछ ऐसे दिखाई देता है। हम दूसरे एक और फिगर में से ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं। पानी में किसी तरह का लीकेज ना हो इसलिए ऑयल का यूज किया जाता है और ये ऑयल वाल्व है। लोडिंग रैम है, यहाँ से हम लोड अप्लाई करते हैं जिसे हम डेविएटिंग स्ट्रेस कहते हैं। एयर रिलीज वाल्व है, इसमें से एयर को बाहर निकालने के लिए यूज होता है। ये लोडिंग कैप है, ये हमारा बिशप एपरेटस में जाता है, जबकि दूसरा हमारा ड्रेनेज के लिए जाता है। ये पेडिस्टल है और पेडिस्टल के साथ साथ ही ये पोरस स्टोन है। ये रबर मेम्ब्रेन होती है, लेटेक्स मेम्ब्रेन, जो स्पेसिमेन को पानी से बचाती है। ये पूरा का पूरा ट्राइएक्सियल सेल कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारी तीसरा ओपनिंग है, जो हमारी ये तीसरी ओपनिंग है, ये प्रेशर सप्लाई के लिए यूज होती है। वही चीज हमने फिर से दिखाई है ताकि हम उसको बहुत अच्छे से देख सकें, सारे पार्ट्स को पहचान सकें। अगर आप क्लास में होते तो ये एपरेटस आपको दिखा दिया जाएगा। ट्राइएक्सियल टेस्ट के लिए जो सैंपल यूज होता है वो 37.5 मिलीमीटर डाया का और 75 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इस सैंपल को बनाने के लिए हम एक ट्यूब यूज करते हैं जो कि 3.8 सेंटीमीटर इंटरनल डाया की होती है और लंबी होती है 12.5 या 5 इंच के करीब करीब की लंबी ट्यूब होती है। ये हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। ये हमारा सैंपल तैयार करने का हिस्सा है। हम सैंपल इसमें लाते हैं। ये स्प्लिट स्पून सैंपलर टाइप का सैंपलर है। वो सैंपल हम पहले रबर की मेम्ब्रेन को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ऊपर और नीचे यहाँ और यहाँ पे रिंग लगा देते हैं। रिंग लगाने के बाद इस सैंपल को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ये रबर मेम्ब्रेन, इसमें कोई परेशानी ना बने इसके लिए हम इससे वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि ये रबर मेम्ब्रेन इसे अंदर से चिपक जाए। सैंपल को इसमें ट्रांसफर करने के बाद हम दोनों पोरस स्टोन ऊपर और नीचे लगा देते हैं और पेडिस्टल्स ऊपर और नीचे लगा देते हैं। पेडिस्टल्स ऊपर और नीचे लगाने के बाद मेम्ब्रेन के ऊपर हम ये ओ रिंग ट्रांसफर कर देते हैं। ये ओ रिंग हमारे सैंपल को पूरी तरह से सील कर देते हैं। इस तरह से हमारा सैंपल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इस पे हम डेविएटिंग स्ट्रेस ऊपर से लगाते हैं और साइड से हम सेल प्रेशर लगाते हैं। तो सेल प्रेशर हमारा सिग्मा 3 होता है और ऊपर से जो स्ट्रेस लगता है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 या डेविएटिंग स्ट्रेस कहलाता है। हम इस पे इस तरह से सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लगाते हैं और हम इस पे लगातार सिग्मा 1 का मान लगातार बढ़ाते जाते हैं और हम ये देखते हैं कि सिग्मा 1 का मान बढ़ाने के साथ, स्ट्रेन बढ़ाने के साथ सिग्मा 1 कैसे कैसे बढ़ रहा है। एक
सीमा के बाद में सिग्मा 1 का मान बढ़ना या हमारी प्रूविंग रिंग में रीडिंग बढ़ना बंद हो जाती है, उस वक्त हम समझ लेते हैं कि हमारा सैंपल फेल हो चुका है। उस वक्त हम सिग्मा 1, सिग्मा 3 और स्ट्रेन की वैल्यू नोट कर लेते हैं। इस तरह से हम अलग अलग सिग्मा 3 के लिए टेस्ट करते हैं। कम से कम हम 2 टेस्ट कर लेंगे। एक सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के लिए हमने टेस्ट किया और मोड सर्किल ड्रा कर लिया। सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के लिए एक सेट हो गया और दूसरा सेट हमने फिर से सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के लिए बना लिया। ये नई वैल्यू, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा अलग कर देता हूं। फिर एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों के टेंजेंशियल हो और दोनों के नजदीक से या टच होके जा रही हो। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फेलियर एनवेलप होगा, ये वैल्यू C होगी और इसका इंक्लिनेशन हमारा ये 5 होगा। इस तरह से C5 वैल्यूज हमें मिल जाती है। ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में था। अगर पोर वाटर प्रेशर लग रहा है और हम इफेक्टिव स्ट्रेस के बेस पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पोर वाटर प्रेशर को हमें टोटल प्रेशर से घटाना पड़ेगा, तब हमें इफेक्टिव स्ट्रेस मिल पाएंगे। ये एक बार फिर से पूरी असेंबली को बहुत विस्तार से दिखाया गया है। ये हमारा सेल और पूरी ट्राइएक्सियल टेस्ट मशीन है। अलग अलग तरह के अलग अलग जगह यूज होने वाली मशीन्स हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज होता है। ये 3 अलग अलग सिग्मा 3 की वैल्यू लेके हमने सिग्मा 1 की वैल्यूज को निकाला है और फिर हमने इन तीनों सर्किल के लिए एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ की, स्पर्श रेखा ड्रॉ की है जो तीनों को टच करते हुए जाए। इस स्पर्श रेखा के आधार पर हम C और फाई की वैल्यू की गणना कर लेंगे और वो हमारा C और फाई। इस परीक्षण के क्या लाभ हैं? जल निकास की तीनों अवस्थाओं में इससे टेस्ट किए जा सकते हैं। परीक्षण के दौरान रंध्र दाब यानी पोर प्रेशर और आयतन में परिवर्तन यानी चेंज इन वॉल्यूम बहुत ही शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। विफलता की सतह पर प्रतिबल का वितरण बिल्कुल समान होगा और विफलता की सतह पूर्व निर्धारित नहीं होती है, अतः नमूना हमारा सैंपल सबसे कमजोर तल पर ही फेल होता है। निरीक्षण की किसी भी अवस्था में हमें स्ट्रेस कंडीशन पूरी तरह से पता होती है। ये सभी प्रकार से उपयुक्त होने के कारण, सभी प्रकार से बहुत ही अच्छा होने के कारण हम अनुसंधान में, हम रिसर्च वर्क में इसका उपयोग करते हैं और इसमें सभी तरह के सॉइल यूज किए जा सकती है। हमने डायरेक्ट शेयर में देखा था, वो सैंडी सॉइल के लिए ठीक था, ये हर तरह की मिट्टी के लिए बिल्कुल ठीक। हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट और ट्राइएक्सियल टेस्ट का कंपैरिजन करना चाहें तो हम बड़े आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। सूटेबिलिटी, बॉक्स शेयर टेस्ट हमारी कोहेशनलेस सॉइल के लिए, रेतीली मृदाओं के लिए बहुत अच्छा था। ट्राइएक्सियल टेस्ट सभी तरह की सॉइल के लिए अच्छा है। ड्रेनेज, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में कोई कंट्रोल नहीं था, ट्राइएक्सियल टेस्ट में पूरा कंट्रोल है। फेलियर प्लेन, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में हॉरिजॉन्टल होता है, पहले से निर्धारित होता है। ट्राइएक्सियल टेस्ट में पहले से निर्धारित नहीं होता। प्रतिबल का वितरण यानी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट शेयर टेस्ट में यूनिफॉर्म नहीं होता है, जबकि ट्राइएक्सियल टेस्ट में यूनिफॉर्म होता है। और हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कंडीशन केवल फेलियर पे पता होती है डायरेक्ट शेयर टेस्ट में और हमें हर अवस्था में पता होती है ट्राइएक्सियल टेस्ट में। ये इसके लाभ और हानि। ट्राइएक्सियल टेस्ट के लिए ये 2 लिंक आपको दी जा रही हैं। इन लिंक पे ट्राइएक्सियल टेस्ट एनिमेशन के फॉर्मेट में और हिंदी में दोनों आपको विस्तार से दिए गए हैं। कृपया आप लोग इनसे
इस टेस्ट को रनिंग होते हुए, चलते हुए देख सकते हैं। थैंक यू।